साथियों यूट्यूब के चैनल हाई विस्का पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस यूपीएसआई स्पेशल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह वस्तुएं जो जल के संपर्क में आते ही विघटित होती हैं। ए विकल्प दिया हुआ है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। बी दिया हुआ है तांबा, लोहा। सी दिया हुआ है प्लेटिनम और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो वे वस्तुएं कौन सी होती हैं जो जल के संपर्क में आने पर विघटित होती हैं? तो वो है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों का ईंधन कौन सा होता है? यानी कि परमाणु ऊर्जा के रूप में हम किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? ए है यूरेनियम, बी है थोरियम, सी है प्लूटोनियम और डी है कोबाल्ट। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भुवन का समानार्थी है। भुवन का समानार्थी शब्द क्या है? ए दिया हुआ है महान, बी दिया हुआ है लोक, सी दिया हुआ है महल और डी दिया हुआ है विशालकाय। तो भुवन के अर्थ की समानार्थी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो महान होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, सी है हीरे पर चढ़ाई गई पॉलिश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीरे में जो चमक होता है वह प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। ए दिया हुआ है ग्राम में, बी है किलो में, सी है कैलोरी में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भोजन में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कैलोरी के रूप में मापते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ और छठवां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की? ए विकल्प दिया हुआ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बी दिया हुआ है आर्थिक नियोजन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सी दिया हुआ है सरकार की नियामक के रूप में भूमिका और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सभी तीनों सही हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए है स्वर, बी है वर्ण, सी है व्यंजन और डी है अयोगवाह। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है। ए 50, बी 53, सी 52 और डी 54। तो हिंदी में कुल वर्णों की अगर हम लोग बात करेंगे कुल वर्णों की संख्या तो वो 53 होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा।
9वां प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग जो 1834 में बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ए है मैकाले, बी है हंटर, सी है वेनिंगस्टन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय विधि आयोग जो 1834 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था, उसके अध्यक्ष मैकाले थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए। इसको हमें क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, ठीक है ना। उस प्रतिशत वाली संख्या में 100 से भाग देते हैं। तो देखिएगा, यह है 8 सही 1/3, तो 8 3 की 24, 25/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या करना है? 100 से भाग देना है, तो बटे 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 25/3 गुणित्ते 1/100 ये हो जाएगा। ये 100 है तो 100/1 हो जाएगा, तो इधर जा कर के 1/100 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हो गया आपका 1 और ऊपर हो गया 4 तिहाई 12, ठीक है ना। यानी कि 1/12 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा, प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है, तो 100 से भाग देंगे हम। तो यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? 1/12 होगा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो बातें समझ में आई होंगी संभवतः। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न भी मैथ से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। 1/3 को प्रतिशत में हमें चेंज करना है। तो कोई भी भिन्न हो, उसे अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। यानी कि सिंपल सा 1/3 गुणित्ते 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/3। आप भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3 आपको आंसर मिल जाएगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा, ठीक है। बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, याद रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, सतीश का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब आप देखिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, ये दिशाएं हैं। अब इधर देखिएगा क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। इधर क्या होगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक। इधर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। और इधर क्या होगा? दक्षिण पूर्व, ठीक। तो प्रश्न में है, देखिएगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहला चीज़ तो पश्चिम की ओर है। अब पश्चिम किधर है? पूरब है, और ये पश्चिम है, तो यहाँ पर है वो, ठीक। फिर क्या है? 45 दक्षिणवर्त घूमता है, तो दक्षिण किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ से
45 डिग्री इधर घूम गया, फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 180 कहाँ तक होगा, ये हुआ 90 और 90 दूना 180, यहाँ तक घूम जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना। 45 ये घूमा, फिर 180 इधर घूम गया। अच्छा, फिर 225 वामावर्त घूमता है। 225 जो है बाईं की तरफ अब घूमता है। अभी तक कहाँ घूम रहा था, दक्षिण की तरफ। ठीक है ना। अब वामावर्त का मतलब अब यहीं से इधर आएगा। अब 225 देखिए कहाँ तक होगा, ये हो गया 90, 90 दूना 180, 180 और 45, कितना हो गया, 225 हो गया। यानी कि जहाँ पर था वो फिर वहीं पर पहुँच गया। अब उसका मुख किस दिशा में है पूछा जा रहा है, तो उसका मुख किधर होगा, पश्चिम में होगा। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा सा अच्छे से समझ लीजिएगा अपनी कॉपी पर बना करके, जैसे मैंने बताया है। और देखिए, आप अगर चाहें तो 1 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, और परीक्षा में यही चाहिए हमको कि इतना देर तक कौन माथा पिच्ची करेगा, इतने में तो कितना टाइम निकल जाएगा। तो देखिए सिंपल सा, 45 डिग्री 180 डिग्री दक्षिण की तरफ घूमता है, तो 45 और 180 कितना हो गया, 225 हो गया। अब 225 जब दक्षिण की तरफ घूमा और फिर 225 बाएं तरफ घूम गया, इसका मतलब फिर वो अपनी पोजीशन पर आ गया है। ठीक है ना। तो 1 सेकंड में उत्तर मिला पश्चिम। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। ए है भाववाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है जातिवाचक और डी है समूहवाचक। तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है, यह उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और इनमें से कोई नहीं। तो परिश्रम का संबंध सफलता से है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। दुखी में कौन सी संज्ञा है। ए है संकेतवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुख एक भाव को व्यक्त करता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा और भाववाचक संज्ञा यहाँ पर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए है नील नदी, बी है गंगा नदी, सी है कावेरी नदी और डी है दामोदर नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नील नदी है, वह जो है नील नदी है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वापस लाओ किसने कहा था। ए विकल्प दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, बी दिया हुआ है लाला लाजपत राय, सी दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर और डी दिया हुआ है भगत सिंह। तो साइमन कमीशन वापस लाओ का नारा, ऐसा नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ है। ए है दिल्ली में, बी है आगरा में, सी है लखनऊ में और डी है अजमेर में। तो लोटस टेम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। WTO की स्थापना कब हुई। ए विकल्प दिया हुआ है 1994,
बी है 1991, सी है 1992 और डी है 1995। तो WTO की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1995 का वह सन है WTO की स्थापना जब हुई। और आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, एन कास्टिंग विज्ञान संबंधित है। एन कास्टिंग विज्ञान संबंधित है। ए विकल्प दिया हुआ है हवा से, बी दिया हुआ है जल से, सी दिया हुआ है ध्वनि से और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो एनकास्टिंग विज्ञान की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह ध्वनि से रिलेटेड है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कल हम लोग फिर इसी टाइम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर बने रहिएगा आप लोग और इसको वीडियो को वॉच करते रहिएगा। धन्यवाद।